नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 12 करने वाले हैं और इसमें हम आज करेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप यहां से पता कर सकते हो हिंदी ग्रामर में आपकी तैयारी कैसी है या आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, व्याकरण भाषा क्या बताता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्याकरण भाषा के बताता है। तो व्याकरण भाषा के क्या बताता है? नियम बताता है, काम बताता है, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आई होप आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है नियम। कोई भी भाषा का व्याकरण उससे रिलेटेड नियम बताता है। पुष्प कौन सा शब्द है? अब आपने ये बताना है कि पुष्प कौन सा शब्द है। ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। अब तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये मैंने करवाया हुआ है, आप बस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगी हिंदी व्याकरण के नाम से, आप उसे ज़रूर चेक करें। अब तत्सम और तद्भव में ये कौन सा है? तो पुष्प आप सभी जानते होंगे ये एक तत्सम है। ये तत्सम क्यों है? तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके मॉक टेस्ट ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? ये तो जाहिर सी बात है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आपने उच्चारण स्थान से संबंधित जो व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ये तो सभी जानते होंगे, ये तो 33 है, तो इसे ज़्यादा हम समय नहीं देंगे। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब देखो क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होगा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये है आपका कंठ। क वर्ग को कंठ से बोला जाता है। प वर्ग का, अब देखोगे जब आप प को बोलोगे तो आपके ओष्ठ इसमें काम करते हैं, तो ओष्ठ इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर समानार्थी शब्द है या फिर इसे पर्यायवाची भी कहा जाता है। तो कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? अदृष्ट, खप्पर, भाग्य या माथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, छंद का समानार्थी शब्द क्या है? ये इंपॉर्टेंट आपने टिक कर लेना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब छंद का समानार्थी क्या होगा? तो छंद का समानार्थी होता है पद। अब सूर्य का अपर्यायवाची, देखो पर्यायवाची में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पर्यायवाची एक अपर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जिसके आपके समानार्थ होते हैं, अपर्यायवाची मतलब जिसके समानार्थ नहीं है। या फिर आपके पास एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके पास किसी शब्द के पर्यायवाची दिया जाएगा और एक उसका पर्यायवाची नहीं होगा। इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास कोई शब्द दिया जाए। तो इसमें कहा गया है सूर्य का अपर्यायवाची। तो सूर्य का अपर्यायवाची इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए है दिनकर, दिवाकर, सूरज या महेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महेंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नगर का पर्यायवाची क्या है? नागर का पर्यायवाची यहाँ पर हमसे पूछा गया है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा चतुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर व्योम, अंबक, नभ और अनत। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत से बच्चे अंबक को इसका आंसर वो सोचते होंगे कि पर्यायवाची आकाश का अंबक ही है तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये संधि विच्छेद का है। अब देखो आपसे हमेशा क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है या फिर ऋषि का संधि विच्छेद क्या है, इस तरह से तो आपका क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता। कई बार क्या होता है कि संधि विच्छेद दिया होता है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये है सत्य जमा चरित्र। सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? ये आपको पता होना चाहिए। ये किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो ये आपका उदाहरण है व्यंजन संधि का। अधजम गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो इसमें आपने एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखनी है, जहाँ पर भी ये आपके इस तरह के कॉमे लगे आपके, तो आपने सोचना है ये आपका हमेशा विसर्ग संधि में आता है। इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो समास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो कुछ चुनिंदा टॉपिक है आपके हिंदी ग्रामर के, मैं टॉपिक बता दूंगा अंत में, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो अब देखो यहाँ पर
मुख का दर्शन। तो जहाँ पर कारक शब्द लगते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष होता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तत्पुरुष। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? क्या वो निषिदिन है, त्रिभुवन है, पंचानन है या फिर पुरुष सिंह है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अब देखो बहुब्रीहि का आपको मतलब पता होगा कि जिसके प्रथम पद और द्वितीय पद समान अर्थ ना देकर कोई तृतीय मतलब कि कोई तीसरा अर्थ निकाल कर देते हैं, तो ये होता है बहुब्रीहि। तो पंचानन यहाँ पर बहुब्रीहि है। अब नेक्स्ट बात की जाए, निशाचर में कौन सा समास है? अब निशाचर में अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। निशाचर में क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चौराहा में कौन सा समास है? तो ये तो सभी को आता होगा। चौराहा में क्या है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययी भाव है? तो चौराहे में आपका द्विगु समास आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दशमुख में कौन सा समास है? तो ये कोई तीसरा अर्थ निकाल कर दे रहा है, तो सीधी सी बात, दशमुख मतलब कि जैसे रावण को कहते हैं, तो बहुब्रीहि आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? अब शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब ये आपको पता होगा, देखो मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करवाए थे, तो गलती से यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं फिर से। इसका देखो, शुद्ध शब्द दुष्कर होता है। निम्न में से गलत शब्द कौन है? तो आकांक्षा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आकांक्षा नहीं आकांक्षा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? मिष्ठान, वाल्मीकि, पुष्टि या फिर प्रज्वलित? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्टि। पुष्टि होता है, पुष्टि नहीं होता। अब बात करते हैं आपको हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा। अब देखो, हिंदी ग्रामर में सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो है आपका स्वर। आपके स्वर कितने हैं, आपके व्यंजन कितने हैं, जब आपको ये पता होगा तो ही आप कर पाओगे। स्वर और व्यंजन पढ़िए, फिर आपने क्या पढ़ना है, वैसे ही आपने सबसे पहले, उसके बाद आपने सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर संधि पढ़नी है। ज़्यादा समय आपने संधि विच्छेद को देना है, क्योंकि संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वर और व्यंजन, फिर संधि विच्छेद हो गया, फिर आपका समास हो गया। ये कुछ एक चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर समास आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका आता है कारक, कारक भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर तत्सम और तद्भव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शब्द आपका संस्कृत से लिया गया है और कौन सा थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी पर्यायवाची, शुद्ध, अशुद्ध, ये आपने थोड़े थोड़े पढ़ते रहना है। तो ये कुछ आपका सिलेबस रहता है हिंदी का, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हो जिसमें हिंदी ग्रामर आता है। तो ज़्यादातर जो मेन टॉपिक आपके यही होते हैं। देखो, आपने कम पढ़ना है लेकिन डिटेल में पढ़ना है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी ग्रामर पूरा कवर कर रहे हो लेकिन आपको उसका डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। आपने ऐसे पढ़ना है कि चाहे आप टॉपिक, चाहे आप स्वर, व्यंजन, संधि, समास, कारक, तत्पुरुष ही पढ़ो, लेकिन इन्हें ऐसे पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो वो छूटे ना। तो बोलने का मतलब यही है, चाहे कम पढ़ो लेकिन बेहतर, ताकि अगर उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए तो उसे आप ना छोड़ो। अब आप पढ़ रहे हो पूरी हिंदी व्याकरण, और जब क्वेश्चन आता है आप उसे करने में असमर्थ हो, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो इससे बेहतर है कम पढ़ो और बेहतर। तो बस यही थी आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिसने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर देख लो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट में भी सबसे ज़रूरी है मैथ, रीजनिंग, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को आपको कितनी देरी में कवर करना होगा। तो रीजनिंग और मैथ, हमेशा मैं यही कहता हूँ, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इन्हीं दो टॉपिक के पीछे परीक्षा को पास करने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है रीजनिंग किस तरह से होगी, उन्हें पता होता है तरीका, लेकिन उस तरीका को करते करते उन्हें इतना समय हो जाता है कि वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो इससे बेहतर है आपने अभी से इसकी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।